क्लास 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 विषय 8 किसान जमींदार और राज्य कृषि समाज और मुगल साम्राज्य लगभग 16वीं से 17वीं सदी तक। इसका अगला पॉइंट 3 कृषि समाज में महिलाएं। जैसा कि शायद कई समाजों में आपने गौर किया होगा कि उत्पादन की प्रक्रिया में मर्द और महिलाएं खास किस्म की भूमिकाएं अदा करते हैं। तो जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं वहाँ महिलाएं और मर्द कंधा से कंधा मिलाकर खेतों में काम करते थे। मर्द खेत जोतते थे, वह हल चलाते थे और महिलाएं बुआई, निराई और कटाई के साथ साथ पकी हुई फसल का दाना निकालने का काम करती थी। जब छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयों का और किसान की व्यक्तिगत भूमि का विकास हुआ, खेती का विकास हुआ, जो कि मध्यकालीन भारतीय कृषि की खासियत थी, तब घर परिवार के संसाधन और श्रम उत्पादन की बुनियाद बने। तो आज भी हमारे यहाँ उत्पादन की जो बुनियाद है, ठीक है, वह कृषि ही है। और कृषि से संबंधित दूसरे उद्योग जो विकास में आए, ठीक है, जिनका विकास हुआ, वे भी हमारे समाज की, हमारे अर्थव्यवस्था के उत्पादन की नींव बने। अब है यहाँ पर ये कि ऐसे में स्वाभाविक तौर पर लिंग के बोध के आधार पर आमतौर पर किया जाने वाला फर्क, भेदभाव कि घर में महिलाएं काम करेंगी और बाहर में पुरुष काम करेंगे, तो ये मुमकिन नहीं था। फिर भी महिलाओं की जो जैव वैज्ञानिक क्रियाओं को लेकर लोगों के मन में पूर्वाग्रह बने, ठीक है, बने रहे। जैसे कि महिलाएं पुरुषों के काम को नहीं कर पाएंगी, ऐसा इसलिए क्योंकि वह कोमलांगी होती हैं, ठीक है, वह मृदुल भाषी होती हैं, ठीक है। इस तरह की जो धारणाएं थी, इस कारण से इनको उन कामों से रोका गया जहां पर उनको, पुरुष को ये लगे कि ये भारी भरकम वाले काम हैं और ये इनसे संभव नहीं है। और इसी तरह देखिए आप, पश्चिमी भारत में रजस्वला महिलाओं को हल या कुम्हार का चाक छूने की इजाज़त नहीं थी। इसी तरह बंगाल में अपने मासिक धर्म के समय महिलाएं पान के बागान में नहीं जा सकती थी, ठीक है। सूत काटने, बर्तन बनाने के लिए और भी कामों के लिए उनको, ठीक है, घर में काम करना पड़ता था, चाहे वह आटा गूंथना हो, खाना पकाना हो, कपड़े की कढ़ाई करना हो या छोटे छोटे घरेलू उद्योग के काम करने हो। तो इन सब में महिलाएं काम लगी रहती थी और ये महिलाएं श्रम वेस्ट होती थी, ठीक है। किसी वस्तु का वाणिज्यीकरण जितना होता था, ठीक है, उसके उत्पादन के लिए महिलाओं के श्रम की उतनी ही मांग होती थी। तो ये छोटे छोटे घरेलू उद्योग में महिलाएं अधिक काम करती थी, ठीक है, और ये उनके लिए सुटेबल होता था। दरअसल किसान और दस्तकार महिलाएं जरूरत पड़ने पर न सिर्फ खेतों में काम करती थी बल्कि नियोक्ताओं के घरों पर भी जाती थी और बाजारों में भी। जैसा कि आज अपने यहाँ देखते हैं कि कुछ महिलाएं बिल्कुल ही जॉब की तरफ जा रही हैं, जॉब ओरिएंटेड कोर्स कर रही हैं, ठीक है, यहाँ उनको अब फ्रीडम मिला हुआ है। लेकिन जिस सदी के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वहाँ कोई महिलाओं को फ्रीडम नहीं मिला हुआ है। वहाँ महिलाओं को 4 वर्ण में बंधे हैं, ठीक है, बंधे हुए हैं। और 4 वर्ण में लास्ट जो 2 वर्ण वाले हैं, ये वैश्य और शूद्र सबसे शोषित वर्ग कैटेगरी में हैं। इतना ही नहीं, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र महिलाओं की कमोबेश स्थिति एक ही रही है चारों वर्णों में, और सबसे ज़्यादा शोषित रही है तो शूद्र की रही है। यहाँ महिलाओं को शिक्षा पाने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है, ठीक है। तो ये लाजमी है कि अपने पुरुषों के साथ ही बने रहेंगे, क्योंकि पुरुष ही उस वर्ण और जातिगत वर्ण श्रम की भेदभाव में जकड़े हुए हैं। तो इनको कहाँ से स्वतंत्र रूप से विचरण करने की इजाज़त मिलती, और कहाँ से ये बिल्कुल ही अपनी सोच के मुताबिक काम कर सकते थे। सिस्टम यहाँ चूँकि राजतंत्रात्मक है, और सिस्टम क्या है, यहाँ धार्मिक आधार पर क्रिया का संचालन किया जा रहा है, राज्य क्रियाओं का संचालन धार्मिक आधार पर किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता की बात करना गलत है। तो अब ये देखिए कि वहाँ भी महिलाएं दूसरों के घरों में, दैट मीन्स जमींदारों के घरों में काम करती थी, बड़े किसानों के घरों में जाकर काम करती थी, ठीक है। इस तरह से वे बाजारों में जाकर काम करती थी, व्यापारियों के साथ काम करती होंगी। आप कल्पना कीजिए कितनी इनकी स्थिति अच्छी रही होगी, ठीक है। अब चूंकि समाज श्रम पर निर्भर था, तो निश्चित है समाज श्रम पर निर्भर था, ठीक है,
इसलिए बच्चा पैदा करने की जो अपनी काबिलियत की वजह से महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। फिर भी शादीशुदा महिलाओं की कमी थी, क्योंकि कुपोषण, बार बार मां बनने और प्रसव के वक्त मौत की वजह से महिलाओं में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। जरा सोचिए कि एक तरफ महिलाओं का शोषण, उसको घर में रहना है, दब्बूपन की तरह जिंदगी जीना है, ठीक है, मर्दों के ऊपर निर्भर रहने हैं, साथ ही साथ धार्मिक क्रियाकलाप और कर्मकांड के अंदर ही जीना है, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली है उसी के तहत रहना है, ठीक है। इसके अलावा आपको सबसे बड़ी चीज जो बायोलॉजिकल फिनोमिना एक महिला के अंदर घटित होती है, जैसे बच्चे को जन्म देना, तो ये प्रक्रियाएं बड़ा जटिल काम है। ये जो 9 महीने का पीरियड है, ये बहुत ही कठिन काम होता है। लोग इसको किसी वे में समझ ले, एक अलग मुद्दा है। वे जब उनकी आध्यात्म दृष्टि से उनके प्रवृत्ति को सोचेंगे, ठीक है, उनकी तकलीफ वाली दृष्टि से सोचेंगे, उनको प्राकृतिक रूप से जब सोचेंगे, तो उन्हें ये एहसास होगा कि ये कठिन दौर होता है, जिंदगी और मौत के फासले का दौर होता है। अब यहाँ पर बातें क्या आती हैं कि महिलाएं श्रम में लगी हुई हैं, लेकिन उन महिलाओं को अगर अच्छा खाना ना मिले, रहने की अच्छी व्यवस्था ना हो, आराम करने की अच्छी व्यवस्था ना हो, तो वे महिलाएं इस पुरुषवादी समाज में एक अच्छे बच्चे को जन्म कैसे दे सकती हैं, एक स्वस्थ बच्चे को जन्म कैसे दे सकती हैं। नतीजा यही होता था कि अधिकांश महिलाएं बच्चे के जन्म के समय अपना दम तोड़ जाती थी और काल के गाल में समा जाती थी। यही वजह है कि महिलाओं का मृत्यु दर मिडावल इंडिया में और एंशिएंट इंडिया में ज़्यादा था, क्योंकि लोगों का ध्यान अपने हित में लगा हुआ था। कोई हेल्थ सेक्टर में ऐसा आज की तरह चिकित्सा सुविधा या स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चिंतित नहीं था, कुछ भी ऐसी बातें नहीं थी। थोड़ी बहुत जो जड़ी बूटी का इलाज वो करते थे, ठीक है, उससे कुछ भी होने वाला नहीं था। इससे किसान और दस्तकार समाज में ऐसे सामाजिक रिवाज पैदा हुए जो सम्भ्रांत समूहों से बहुत ही अलग थे। दैट मीन्स एक अमीर वर्ग की और एक गरीब वर्ग का खाई बढ़ता चला गया, ठीक है। और कई ग्रामीण संप्रदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत होती थी, न कि दहेज की। इसका मतलब है दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत होती थी। दैट मीन्स आप समझ सकते हो, न कि दहेज। तलाकशुदा महिलाएं और विधवाएं दोनों ही कानूनन शादी कर सकती थी। तलाकशुदा महिलाएं यानी मुस्लिम लॉ, जो इस्लामिक लॉ कहता है कि अगर कोई महिला तलाक ले चुकी है या उसके हस्बैंड तलाक दे चुके हैं, तो उन्हें फिर से शादी करने की इजाज़त है। हमारे हिंदू धर्म में इस तरह की इजाज़त नहीं थी। अब सोचिए, हिंदू धर्म में इस समय इजाज़त नहीं थी, उन्हें सती प्रथा का कोपभागन होना पड़ता था। अगर किसी स्त्री का हस्बैंड अगर मर जाए, ठीक है, तो उसे सती प्रथा के तहत यानी उसके हस्बैंड की चिता के साथ ही जला दिया जाता था, पकड़ करके उसको चिता में बांध करके, ताकि वह चिता से भागे नहीं और अग्नि देकर जला दिया जाता था। जबकि यही इस्लामिक लॉ में देख लीजिए, यहाँ पर इजाज़त थी। फिर भी समय बदला तो हिंदू धर्म में भी इन कुरीतियों का अंत हुआ। राजा राम मोहन राय के प्रयास से, लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयास से, ठीक है, इस कुप्रथा सती प्रथा का अंत किया गया 1829 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए, जहां तक बात है कि महिलाओं की प्रजनन शक्ति को इतना अहमियत दी जाती थी कि उस पर काबू खोने का बड़ा डर रहता था। जैसे स्थापित रिवाजों के मुताबिक घर का मुखिया मर्द होता था, इसी तरह महिला पर परिवार और समुदाय के मर्दों पर, ठीक है, समुदाय के मर्दों द्वारा पुरजोर काबू रखा जाता था। बेवफाई के शक पर ही महिलाओं को भयानक दंड दिए जा सकते थे। तो आज के दौर में ये धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिसको हम लोग लव मैरिज के नाम से जानते हैं। हालांकि कुछ भी हो, जो एक कानून सम्मत बातें होती है, जो एक लीगल वे में शादी होती है, वही एक परिवार का सांचा मजबूत होता है। परिवार का सांचा मजबूत वहाँ नहीं होता है जहाँ पर लोग बिगड़ैल की तरह या बिगड़े भाषा की तरह, ठीक है, वे गलत अर्थ को निकाल कर किसी के साथ पर संबंध स्थापित करता है।
यहाँ हमारा समाज समाज के रूप में काम नहीं करता है, क्योंकि ऐसे लोगों की जब संख्याएं बढ़ जाएगी तो समाज में करप्शन आ जाएगा, समाज में गलत नीयत समा जाएगी और समाज में हिंसा बढ़ जाएगा। देखिए, हिंसा केवल एक कारण से नहीं आता है, इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। तो हिंसा, इसका मूल जड़ हिंसा का कहीं ना कहीं यह भी रहा है, ठीक है। तो इसलिए महिलाओं पर काबू रखने के लिए मर्दों को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता था और वे हमेशा अपने महिलाओं की बेवफाई पर नज़र रखते थे, ठीक है। और जहां उन्हें शक होती थी वहां महिलाओं को कठोर दंड देते थे। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आदि पश्चिमी भारत के इलाकों से मिले दस्तावेज में, यानी पुरातात्विक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत से, मोस्टली यहाँ साहित्यिक स्रोत से हमें जो जानकारी मिलती है कि महिलाओं ने न्याय और मुआवजे की उम्मीद से ग्राम पंचायत को भेजी थी। पत्नियां अपने पतियों की बेवफाई का विरोध करती दिखाई देती हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक तरफ की बातें नहीं हैं। वाइफ हस्बैंड है तो वाइफ को शक लगता है कि मेरा हस्बैंड किसी के साथ रिलेशन ना बना ले, कहीं बेवफाई ना कर ले, तो वह भी उतना ही नज़र रखती थी, उतनी ही तीखा नज़र रखती थी जितनी तीखी नज़र उनके हस्बैंड रखा करते थे, ठीक है। अब जब महिलाओं की बारी आती थी तो वे समाज में न्याय की उम्मीद से खड़ा होती थी। समर्थन चूंकि महिलाओं की नहीं है, मर्दों की है, तो लाजमी है इनके पास अनुग्रह, अनुनय और विनय के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। पत्नियां अपने पतियों की बेवफाई का विरोध करती दिखाई देती है, या फिर गृहस्थी को मर्द पर यह आरोप लगाती थी कि वे पत्नी और बच्चों की अनदेखा करता है। मर्दों की बेवफाई हमेशा दंडित नहीं होती थी, लेकिन राज्य और ऊंची जाति के लोग अक्सर ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते थे कि परिवार का भरण पोषण का इंतजाम हो जाए। ज्यादातर जब महिलाएं पंचायत को दरख्वास्त देती थी, उनके नाम दस्तावेज में दर्ज न किए जाते। दरख्वास्त करने वाली का हवाला गृहस्थी के मर्द मुखिया की मां, ठीक है, बहन या पत्नी के रूप में दिया जाता था। भूमिहर भद्रजनों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था। भूमिहर मीन्स भूमिहार, ठीक है। पंजाब में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां महिलाएं, भूमिहर मीन्स जिनके पास भूमि की अधिक संख्या होती थी, अधिक मात्रा में भूमि होता था, ठीक है, वे सभी, यानी दैट मीन्स आप समझ लो ये सामंतवाद की बात कर रहा है, ठीक है। जिन सामंतों के पास जमीन ज़्यादा होता था, ठीक है, वहाँ पर महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था। ये सामंतों के राइट बनते थे, ठीक है। यहाँ सामंत ना लिख करके यहाँ भूमिहर लिखा गया है, ठीक है। तो जहाँ महिलाएं, विधवा महिलाएं भी थी, पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेता के रूप में ग्रामीण जमीन के बाजार में सक्रिय हिस्सेदारी रखती थी। बड़े बड़े परिवार के लोग, ये सामंत परिवार के लोग, ठीक है, ये बिल्कुल अमीर ज्यादा वर्ग के लोग, ठीक है, जो अमीर थे। हिंदू और मुसलमान महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकार में मिलती थी, जैसे बेचने अथवा गिरवी रखने के लिए वे स्वतंत्र थे। बंगाल में भी महिला जमींदार पाई जाती थी। 18वीं सदी की सबसे बड़ी और मशहूर जमींदारियों में से एक थी राजशाही की जमींदारी, जिनकी कर्ता धर्ता एक स्त्री थी, ठीक है। देख लीजिए, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया जा रहा है और किस तरह महिलाएं पत्थर तोड़ रही हैं। केवल महिलाओं को लगाया गया है, पुरुष इनकी निगरानी में लगे हुए हैं। आसपास के दूसरे गांवों से आने वाली महिलाएं अक्सर ऐसे निर्माण स्थलों पर काम करती थी, तो आज भी काम करते हैं हमारे यहाँ, ठीक है, जो कि गलत है। जंगल और कबीले पॉइंट 4 हैं। बसे हुए गांव के परे, तो लाजमी है कि हम लोगों का जो वास स्थान है वह गांव है, और बसे हुए लोगों की खेती के अलावा भी बहुत कुछ था। उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत की गहरी खेती वाले प्रदेशों को छोड़ दें तो जमीन के विशाल हिस्से जंगल या झाड़ियों से घिरे हुए थे। आज भी हम लोग जिस इलाके में हैं, इस इलाके की जमीन जंगल और झाड़ से ही घिरे हुए हैं।
हम इन जंगल झाड़ को साफ करके खेती का दायरा बढ़ा रहे हैं, है ना। तो ऐसे इलाके झारखंड सहित पूरे पूर्वी भारत, मध्य भारत, उत्तरी क्षेत्र, जिसमें भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाके की तराई शामिल है, दक्षिणी भारत का पश्चिमी घाट और दक्कन के पठारों में फैले हुए थे। हालांकि इस काल में अखिल भारतीय स्तर पर जंगल के फैलाव का औसत निकालना लगभग असंभव है। फिर भी हमें जो उस समय के स्रोत से जानकारी मिलती है, उसके आधार पर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि करीब करीब 40% जंगल हुआ करते थे, ठीक है। और उस काल में जो रचनाएं रची गई, उसमें जंगल में रहने वालों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल किया गया। लेकिन जंगली होने का मतलब ये नहीं था कि वो सभ्य नहीं थे। वैसे आजकल इस शब्द का प्रचलित अर्थ यही है। जैसे हम लोग कभी कभी या गलती से कोई कह डालते हैं, या कभी कभी आप सुनेंगे कि वह जंगली इंसान है, मतलब उसके पास समझ की बहुत कमी है। लेकिन ऐसा सोचना उनके लिए भयानक भूल है। मान लिया जाए हम शहर से कटे हुए हैं, हम जंगली इंसान हैं, तो हो सकता है कि शहर में जिन जंगलों का जो विनाश का कारण बना, और जंगलों के विनाश के कारण के परिणाम स्वरूप ही शहर का उभरना शुरू हुआ। अब देखिए, शहर जब आने शुरू हुए तो जंगलों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ, और जंगलों के विनाश होने के परिणाम स्वरूप शहर में जहर फैलने लगा, चाहे वह फैक्ट्री के पॉल्यूशन के माध्यम से हो। उसमें वायु प्रदूषण अलग है, जल प्रदूषण अलग है। इतना ही नहीं, खाने के लिए आप गांव पर निर्भर रहते हैं, आप खेती पर निर्भर रहते हैं, और वह खेती कहाँ होती है, तो जंगली लोगों के पास होती है। तो इस संदर्भ में अगर हम किसी को जंगली कहते हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है। हालांकि उन दिनों इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए होता था जिनका गुजारा जंगल के उत्पाद और शिकार और स्थानांतरीय खेती से होता था, और ये काम मौसम के मुताबिक होते थे। तो मैंने पहले ही कहा, ठीक है, मौसम के मुताबिक होते थे। उदाहरण के लिए भीलों में, ये राजस्थान की बात है, बसंत के मौसम में जंगल के उत्पाद इकट्ठा किए जाते थे। सॉरी, भील मध्य प्रदेश में, ठीक है। गर्मियों में मछली पकड़ी जाती थी। खाने का आइटम क्या है, गर्मी में मछली पकड़ी जाती थी। और मानसून के महीनों में खेती की जाती थी। शरद व जाड़े के महीनों में शिकार किया जाता था। जरा आप सोचिए, जब कृषि प्रक्रियाएं इतना विस्तृत नहीं थी, इतनी जटिल नहीं बनी, इतनी विस्तृत नहीं थी, इतनी सुविधा नहीं थी, तो जितना जटिल था समाज हमारा, और कितना जटिल था कि प्रकृति के साथ साथ हमने जीना सीखा था। हमारे पास जब संसाधन की भयानक कमी थी, घोर कमी थी, तो हम मानसून के दौरान खेती पर ध्यान देते थे। हमारे पास अनाज रखने की व्यवस्था नहीं थी, ठीक है, हमारे पास गोदाम नहीं थे, हमारे पास अन्न को सुरक्षित रखने के लिए कीटनाशक दवाएं अवेलेबल नहीं थी। फिर भी इन सारी चीज़ों से किल्लत झेलते हुए हम थोड़ी बहुत अनाज को मानसून के टाइम में बो लेते थे। जब मानसून खत्म होता था, जब गर्मी का दिन आता था, ठीक है, या ठंडी दिन आता था, तो हम शिकार करने के लिए निकल जाते थे जंगलों में, अपने पेट के भरण पोषण के लिए, ठीक है। अब हम शिकार पर निकल जाते थे, और जब गर्मी दिन आता था तब क्या करते थे, जंगल के उत्पाद इकट्ठा करते थे और मछली पकड़ने जाते थे। ये प्रक्रियाएं देखिए आज भी हमारे यहाँ फॉलो हो रहा है। लेकिन चूंकि हमारे पास सुविधाएं इतनी बेहतर तरीके से हो गई हैं कि इसका असर थोड़ा कम है, लेकिन उन गरीब तबके वाले लोगों में इसका असर ज़्यादा है, जहां पर अभी भी हमारा समाज गांवों में निवास कर रहा है, और वैसे गांवों में निवास कर रहा है जहां सड़क की सुविधा नहीं है, जहां सड़क की सुविधा के घोर संसाधन के अभाव हैं, जहां पर बिजली नहीं है, जहां पर शिक्षा नामक चीज नहीं फैली हुई है, ठीक है। तो सोचिए, इन सुविधाओं के अभाव में लोग आज भी उसी तरह के जीवन में जीने के लिए बेबस हैं, ठीक है। जहां तक राज्य का सवाल है, उसके लिए जंगल उलटफेर वाला इलाका था। जैसे बदमाशों को शरण देने वाला। एक बार फिर हम बाबर की ओर देखते हैं, जो कहता है कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था
जिसके पीछे परगना के लोग कड़े विद्रोही हो जाते थे और कर अदा करने से मुकर जाते थे। अब जरा इस पॉइंट को समझिए। आज भी देखते हैं कि जब कोई क्राइम करता है तो इस इलाके के छोड़ करके तड़ीपार हो जाता है। हिंदुस्तान में क्राइम किया तो पाकिस्तान में छिपा, लंदन में छिपा, अमेरिका में छिप गया। लेकिन इस इलाके में अगर क्राइम किया तो जाके बंबई में छिप गया, है ना। और कहां छिप गया? तो दिल्ली में जाके छिप गया। अब बाबर वाले इलाके के टाइम में अगर कोई क्राइम करता है, क्राइम करने वाला निश्चित रूप से जमींदार हो सकता है, भोले भाले किसान तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएंगे। वे तो जमींदार के ऊपर निर्भर हैं, जमींदार के ही मन मर्जी के मुताबिक उनकी जीवन चलती है। तो अगर बाबर के टाइम में कोई जमींदार गलती करता हो कि हम राजस्व की अदायगी नहीं देंगे, राजस्व का चुकता नहीं करेंगे, तो वैसे जमींदार पहले ये सोचता है कि हेड क्वार्टर जो मेरा मुगल साम्राज्य का है, ठीक है, जहां पर बाबर बैठता है उससे दूरी बहुत ज्यादा है, और दूरी इतना है कि हमारा मुखबिर वो 3 महीने का वक्त लगेगा इसको यहां पहुंचने में। तो जब तक वह 3 महीने में पहुंचेगा या अगर 1 महीने में पहुंचेगा, तब तक हम बहुत सारी प्लानिंग कर लेंगे और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ करके हम अलग राज्य बना लेंगे। यहां जमींदार प्रायः अलग राज्य खड़ा करने के लिए हमेशा शासक से टक्कर लिया करते थे, और इस काम में वे सफल भी हो गए हैं। बहुत सारे शासक के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब आप सोचिए कि अगर कोई बाबर का जमींदार विद्रोह करके कहां भागेगा? शहर की तरफ भागेगा क्या? नहीं, वह बिल्कुल ही ऐसे इलाके में शरण लेगा जब उसको पता चलेगा कि बाबर का काफिला आ रहा है, तो वह जंगल की ओर भाग खड़ा होगा और अपनी सेना के साथ मुस्तैद रहेगा बाबर की सेना के साथ लड़ाई करने में। और अक्सर इस काम में लड़ाई भी हुई है। हुमायूं को बेदखल होना पड़ा सत्ता से, बिल्कुल इसी फैक्टर के कारण से, ठीक है। अफगानों ने उसे बेदखल कर दिया। तो उस टाइम इन अपराधियों का, इन दोषियों का, इन मवासों का जो छिपने का जगह था वह जंगल था, ठीक है। जंगलों में घुसपैठ, जंगल में बाहरी ताकतें कई तरह से घुसती थी। अब सोचिए, हम लोग आज तक घुसपैठ की जो बात सुने हैं वो बॉर्डर पर पाकिस्तान की आतंकवादी का घुसपैठ हिंदुस्तान में कर गया, और आतंकवादियों ने घुसपैठ करके फलाने फलाने जगह पर एनकाउंटर, फलाने फलाने जगह पर हमारी सेना ने, ठीक है, एनकाउंटर करके उन घुसपैठ आतंकवादियों को मार गिराए। कभी कभी ये घुसपैठ आतंकवादी हमारी सेना को ही मार डालते हैं, ठीक है। तो ये आज की बात है, लेकिन ये घुसपैठ उस समय 16वीं 17वीं शताब्दी में भी हुआ करता था। किस लिए? जरा समझिए। मसलन राज्य को सेना के लिए हाथियों की जरूरत होती थी। जिन हाथियों का आज आवास उजड़ गया, प्राकृतिक नेचुरल हैबिटेट उजड़ गया, बहुत कम इनका नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है। वही हाथी एक दौर में बड़े एक सेना की मजबूत ताकत के रूप में काम करती थी। आपको कहीं मिले या ना मिले, कोई शासक इस हाथियों का इस्तेमाल भले ही कम किया हो, लेकिन हमारे इतिहास में महान 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 मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक ने इन्हीं हाथियों का एक विशाल सेना खड़ा किया था, एक विशाल सेना खड़ा किया था। और इतनी विशाल सेना खड़ा किया था कि 500 हाथी सेल्यूकस को 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार में दे दिया, गिफ्ट में दे दिया। सोचो कि कितनी शक्तिशाली शासक यहां पर हुए हैं इस धरती पर, जो 500 हाथी को उपहार में दे रहे हैं।
एक हाथी को खिलाने और रखने में तो आफत छटक जाती है। गौर कीजिए कि हमारे जंगलों में हाथियों का कितना वास रहा होगा, और जंगलों की शोभा, चाहे प्राकृतिक सुंदरता, चाहे जो भी हो, हाथियों से गुलजार रहता होगा। अब देखिए, और दूसरा कारण है, मुगल राजनीतिक विचारधारा में गरीबों और अमीरों सहित सबके लिए न्याय करने का राज्य के गहरे सरोकार का एक लक्षण था शिकार अभियान। शिकार अभियान मतलब समझो आप कि राजा यहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर महल में है, उसे आज इच्छा हुई कि अपने साम्राज्य के सबसे दूरस्थ इलाके में जाकर शिकार करना है। वह शिकार करने के बारे में अपने दूरस्थ इलाके में जो जमींदार है उसको यह खबर नहीं करता था कि मैं यहां शिकार करने के लिए आ रहा हूं स्पेशल। राजा अपने गुप्त अभियान पर निकलता था, और वह गुप्त अभियान वस्तुतः शिकार करना एकमात्र उनका बहाना होता था। चलो बहाना ही सही, शिकार करने के साथ साथ जो उनके मनोरंजन के साधन थे, इसी बहाने में, इसी मनोरंजन के साधन में वह अपना राजनीतिक समीकरण साध लेता था। क्या कि जिस जिस इलाके से राजा गुजरते थे और जहां जहां गवर्नर को पता चलता था, किसानों को पता चलता था कि राजा आज शिकार के अभियान पर हैं, वे सख्ते में आ जाते थे। वे बिल्कुल ही फौरन इकट्ठा होकर मुस्तैदी से सारे काम को निपटाते थे, मुस्तैदी से। और उनके आमिल तामिल से लेकर, अमल गुजार से लेकर, राजस्व इकट्ठा करने वाले कर्मचारी से लेकर हर हलकों में एकदम भूकंप आ जाती थी। आज जिस प्रकार कोई ऑफिसर अगर किसी डिपार्टमेंट का दौरा करे और वहां पर गलत करने वाले को सस्पेंड कर दे, ठीक उसी प्रकार की भूचाल यहां भी आती थी। अब राजा का इसमें कई काम हो जाता था। पहला काम कि वह गरीबों के साथ संपर्क में चला जाता था। शिकार अभियान पर जब राजा निकलते थे तो अपने ग्रामीण बस्तियों से होकर निकलते थे, ग्रामीण जंगलों की तरफ से होकर गांव की तरफ प्रवेश करते थे और गांव में टेंट लगा डालते थे। एक दिन एक रात वहां बिता लिया, गरीबों के साथ कुछ बातें साझा कर ली, समस्याओं को सुन लिया और उनका समाधान कर दिया, तो ग्रामीण भी खुश, गरीब भी खुश। अमीरों के लिए ये झटका जाता था। अमीर कभी ये नहीं चाहते थे कि राजा कभी भी मेरे पास आए, चाहे वह शिकार करने के बहाने से आए, चाहे वह राजस्व कलेक्शन की निगरानी करने के मार्फत आए। चूंकि अमीर जो होते थे वे शोषक ज्यादा हुआ करते थे, ठीक है, आम जनता का बजाय भलाई करने का। तो यहां पर एक तरफ अमीरों को भी ये साध लेते थे, गरीबों को भी न्याय मिल जाती थी, ठीक है, साथ ही साथ इनका जो अभियान राजनीतिक निगरानी है साम्राज्य के कोने कोने का, वह निगरानी भी पूरा हो जाता था। परगना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल था, याद रखेंगे। परगना क्या था? मुगल प्रशासन में एक प्रांतीय क्षेत्र था परगना। पेशकश क्या था? तो मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक तरह की भेंट थी। दरअसल ये पेशकश अमीर ही दिया करते थे, सामंत ही दिया करते थे शासक को खुश रखने के लिए कि मेरी जमींदारी पर थोड़ा दया रखिएगा, ठीक है, मलहम पट्टी लगा करके ही मुझे वहीं रहने दीजिए। स्रोत 3, कृषि बस्तियों के लिए जंगल का सफाया। तो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बतलाया है। फिर भी यहाँ देखिए जो वर्णन किया है 16वीं सदी में मुकुंद राम चक्रवर्ती की लिखी एक बंगाली कविता चंडी मंगल का एक अंश है, ठीक है। खबर मिलते ही परदेसी आने लगे तमाम जगहों से, फिर काल केतु ने खरीद कर बांटे उनमें। फिर काल केतु ने खरीद कर बांटे उनमें। कौन?
परदेसी जो विदेशों से आ रहे हैं हमलावर, वे सभी हमारे धन दौलत, हमारी संपदा पर, हमारी प्राकृतिक संपदा पर, हमारे खेतों पर, हमारी जमीन पर, हमारे जंगल पर कब्जा करने लगे हैं और वे आपस में बांट बांट कर खा रहे हैं। भारी भरकम चाकू, कुल्हाड़ी और भाले बर्छे, समझो उत्तर से आए दास, सैकड़ों उमड़ते हुए खेतों में काम करने वाले दास आए, हुए चकित देखकर कालकेतु को जिसने दी सुपारी एकक को। हुए चकित देखकर कालकेतु को, यहाँ के लोग इन्हीं विदेशियों को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो गए। अब इनके मन में बहुत सारी समस्याएं पैदा होने लगी। ठीक है, और क्या किया, यहाँ के जो चापलूस लोग थे वे परदेसी से जाकर मिल गए। किसी डर से कि हमारी मर्डर ना हो जाए, हम इसको कुछ बोलें तो हमें ये कहीं समस्या में ना उलझा दे, बेहतर है कि उसके साथ दोस्ती कर लो और बाकी लोगों को छोड़ दो। दक्षिण से आए फसल कटाई वाले एक उद्यमी के साथ 500, दक्षिण भारत से एक व्यापारी के साथ 500 लोग आए। किस लिए? व्यापार के बिजनेस से। ठीक है। पश्चिम से आया जफर मियाँ, साथ में 22,000 लोग। पश्चिम से आए जफर मियाँ, आक्रमणकारी लोग पश्चिम से ही आए हैं और साथ में 22,000 लोग, उनका काफिला सब है। हाथों में सुलेमानी मोती का माला, जपते हुए पीर व पैगंबर का नाम। जंग